ड्रामा के स्टार्ट में हम प्रिंसेस को देखते हैं, जहाँ पर उसकी दासी जो होती है वो बहुत तेज से रो रही होती है कि प्रिंसेस उठो ना, प्लीज उठो ना, मैं फिजिशियन को लेकर आती हूँ, आप इस तरह यहाँ पर मत रहो। तब प्रिंसेस बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि मैं बचूंगी। दासी कहती है कि ऐसी बात मत करिए प्रिंसेस, प्लीज ऐसी बात मत करिए। कहती मुरोंगचन तो मेरी जान ही लेना चाहता है। तब तक उधर से प्रिंस मुरोंगचन आ जाते हैं, जहाँ पर सामने मुरोंगचन बैठ जाते हैं। तो इस पर दासी बोलने लगती है, हाइनेस प्लीज प्रिंसेस के साथ ऐसा मत करिए, प्रिंसेस को छोड़ दीजिए। हर रात जो प्रिंसेस थी ना, उनका ब्लड निकाला जा रहा था। यो हाइनेस की वाइफ थी रोर, उनको दिया जा रहा था। कहती मेरी मिस की बॉडी में जरा सा भी ब्लड नहीं बचा, मर जाएंगी। यहाँ पर मुरोंग बोलता है कि इसने उसको मारने की कोशिश की, पानी में धक्का दिया है, उसको अभी तक होश नहीं आया है, तो यहाँ पर तो इसका ब्लड लिया ही जाएगा जब तक ये मर नहीं जाती। प्रिंसेस बोलती है मैंने धक्का नहीं दिया है, सच में मैंने धक्का नहीं दिया। प्रिंस बोलते हैं जितना इसका चेहरा भोला दिखता है ना, उतनी ये भोली है नहीं, जरा इसका सारा ब्लड निकाल लो। उसके हाथ से ना ब्लड निकाला जा रहा था। कहते ये मर जाए तभी ठीक है, वैसे भी जब तक मरेगी नहीं ना तब तक यहाँ से भाग भी नहीं पाएगी। उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते, वो बेहोश हो जाती है। अभी हम इधर मॉडर्न एरा का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स भी होता है, जहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम लोग समझ भी नहीं सकते। उस कोड को अगर खोज पाए, पैरेलल यूनिवर्स में जा सके ना, तो बहुत अच्छी बात होगी। वहां पर उन लोगों ने एक रिंग बनाई थी। प्रोफेसर लिन आती हैं और कहती है देखो मेरे पास ये अंगूठी है, जिसके जरिए हम लोग दूसरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। कहते अच्छा प्रोफेसर लिन दिखाइए। सब देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से अंगूठी में कुछ होता है और प्रोफेसर लिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती हैं। बिजली कड़कती है और इधर वो रिंग आ जाती है जो प्रिंसेस होती है उनके हाथ में। प्रिंसेस उस पर बैठ जाती हैं। यहाँ पर दासी को क्या लग रहा था ना, प्रिंसेस की डेथ हो गई, लेकिन जैसे बैठती है वो उठकर कहती घोस्ट घोस्ट भूत, अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गई? ये क्या कोई लैब को बदल दिया गया है क्या? ये मैंने एंशियंट टाइम के कपड़े क्यों पहन रखे और मेरा चेहरा इतना रेड क्यों है और मैं इतनी गोल मटोल हूँ, बिल्कुल पोटैटो जैसी लग रही हूँ। दासी को तेज से रो रही होती है कि थैंक गॉड प्रिंसेस, थैंक गॉड आप जिंदा हैं, मुझे तो लगा आप मर गई। कहती है अरे क्या हो रहा है, पीछे हटो जरा, आपको प्रिंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते आपकी वेट की वजह से। कहते हैं कि अच्छा वेट? कहते हैं हाँ, वो आपको पिग बोलते हैं। कहते हैं ये पिग जैसी लड़की के साथ बेड शेयर करने से अच्छा ना कि मैं अपनी जान दे दूं। वो कंकुबाइन रो के साथ ही रहते हैं, उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर आप प्रिंसेस के सर में बहुत इससे दर्द होने लगता है। पता चलता है प्रिंसेस बहुत ही मोटी थी, इसकी वजह से प्रिंस ने कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी जगह पर जो है उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जिस दिन शादी थी जितने भी लोग हॉल में थे सब कहते हैं कि अच्छी बात है, इस मोटी भैंस से छुट्टी मिल गई। प्रिंस भला इस मोटी के साथ कैसे रह सकते थे? देखो ना, एक ब्यूटीफुल लड़की के साथ आज प्रिंस ने शादी कर ली, बहुत अच्छा किया। 300 किलो की हो गई है, लेकिन ये भी नहीं सोचती कि वजन घटाना है। तभी रोर उधर से आती है, कहती है कि आप इस घर की लीगल वाइफ है, मैं आपको टी सर्व कर रही हूँ, लेकिन वो टी नीचे गिरा देती है। प्रिंस बोलते हैं कि देखो तुम भले ही लीगल वाइफ हो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी अपनी लीगल वाइफ नहीं मानूंगा। रोर कंकुबाइन है और लीगल वाइफ के हक से रहेगी, तो आज के बाद से तुम ध्यान रखना कि तुम्हारी औकात क्या है। वो नीचे बैठ जाती है और बहुत देर से रो रही होती है। इधर हम देखते हैं कि काफी दिन बीत जाते हैं ना, तो जो रोर होती है ना, प्रिंसेस को परेशान करना शुरू कर देती है। कहती है प्रिंसेस कहती है मैं लीगल वाइफ हूँ, तुम इस तरह मुझे परेशान नहीं कर सकती। रोर बोलती है कि तुम तब तक लीगल वाइफ हो ना जब तक तुम मर नहीं जाती, जैसे ही मरोगी प्रिंस मेरे हो जाएंगे। कहती है लेकिन तुम क्या करने वाली हो बताओ ना। कहती मैंने तो तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं की, बल्कि जो तुमने कहा मैंने वो किया, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहती छोड़ कैसे दूं, तुम मरोगी तभी तो मेरा रुतबा बढ़ेगा, मैं प्रिंसेस बनोगी। चलो चलो जल्दी से पानी में कूद जाओ। उसे वो धक्का देती है तो प्रिंसेस क्या करती है ना, रोर को लेकर पानी में कूद जाती है। दोनों पानी में गिरकर चिल्ला रही होती मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। प्रिंस आते हैं, दोनों की तरफ देखते हैं, लेकिन जाते हैं सिर्फ रोर को बचाने के लिए। रोर को उठाकर लेकर चले जाते हैं। कहती है कि मैं इस तरह मर नहीं सकती, प्लीज प्रिंस मुझे बचा लो। प्रिंस को देख रही होती है कि बाहों में रोर को लेकर जा रहे होते हैं, किसी तरह से पानी से निकाला जाता है। कहती है कि अच्छा अगर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, इतना टफ टाइम मुझे मिल ही गया है और मैं इतनी मोटी भैंस बन ही चुकी हूँ, तो आगे से मैं अपने आप को किसी को हार्म नहीं करने दूंगी। देखो भला मैं अब क्या करती हूँ, सबको बताऊंगी कि आखिर मेरा ओरिजिनल फेट क्या है। दासी कह रही होती क्या हुआ है मिस आपको, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? कहती मेरे पास स्पिरिचुअल रिंग है ना, मैं काफी कुछ कर सकती हूँ। वो अपनी रिंग ऐसे घुमाती है और उसके हाथ में एक ग्लास आ
जाता है। वो कहती है मिस आपके पास ये ग्लास कैसे आया? कहती कुछ नहीं, बस ऐसे ही देखो चला भी गया। कहती नहीं नहीं बताइए ना मिस। तब प्रिंसेस कहती है एक सीक्रेट है, बाद में तुम्हें पता चलेगा, अभी तो मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी है, लेकिन अपना बदला तो निकालना ही पड़ेगा। तब यहाँ पर प्रिंसेस कहती है ये बताओ कि वो रोर कब से बेहोश पड़ी है, उसको कब से होश नहीं आया? कहती है जब से आप दोनों लोग पानी में गिरी थी। कहती ठीक है कल मिलने चलते हैं। तभी वहां पर रोर का आदमी आ जाता है कि प्रिंसेस कहाँ जा रही हैं, आपको यहाँ से जाने के लिए मना किया गया है। मास्टर ने ये चीज क्लियर की है कि आप इस रूम से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती, अगर आपने एक कदम बाहर निकाला तो आपकी दोनों टांगे तोड़ दी जाएंगी। इस पर दासी कहते तुम्हें तमीज नहीं है कि प्रिंसेस से कैसे बात की जाती है। उठता है और थप्पड़ मार देता है दासी को, वो नीचे गिर जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की, दासी हो तो दासी की तरह रहो, कुत्ते कभी अपने मालिक को काटा नहीं करते हैं, डिसिप्लिन में रहो सर्वेंट कहीं की। अब यहाँ पर बहुत तेज से ना आ जाता है प्रिंसेस को गुस्सा। नैति कहती तुम जैसे चींटियों को मारना जरूरी है, वरना तुम लोग तो घर में घुसते ही चले आओगे और छेद करते चले जाओगे। भला मैं प्रिंसेस हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? कहता है मैं रोड का आदमी हूँ, मेरे ऊपर हाथ मत उठाना। वो उठाती है और मारकर उसे नीचे गिरा देती है। कहती तुमने मुझे हल्के में लिया था ना बिल्ले कहीं के, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। कहती है मिस आपने तो गजब कर दिया, आप तो इम्प्रेसिव है एकदम, मतलब सच में आपने ये तो एकदम गजब कर दिया। वैसे आप गुस्से में ना बढ़िया लगती हैं। फिजिशियन आते हैं लेकिन अभी तक रोर को कोई भी बेहोशी से नहीं उठा पाया था। प्रिंस चिल्ला रहे होते हैं कि तुम लोग अगर इसे क्योर नहीं कर पाए ना तुम लोगों को जिंदा जला दूंगा, प्लीज उठो ना मेरी कॉन्कुबाइन उठो ना। तभी उधर से प्रिंसेस आ जाती है। प्रिंसेस कहती है अरे बेचारी यहाँ पर लेटे लेटे थक भी नहीं गई, प्रिटेंड करते करते भी नहीं थक रही है, देखो कैसे लेटी हुई है। जाती है कहती है कि हटो। प्रिंस उधर और धक्का दे देती है, प्रिंस को दूर बैठा देती है। कहती अब से मैं इसका चार्ज ले रही हूँ, मैं इसके और ठीक करूंगी ना तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इस पर प्रिंस कहते हैं लिन स्वान अगर तुम्हारी वजह से मेरी कॉन्कुबाइन को कुछ हुआ ना तो तुम देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूंगा। कहती है अरे सांस ले लो, इसे कहीं यहाँ से दूर नहीं भगा रही हूँ, बस इसे उठाने आई हूँ। सारे फिजिशियन कहते हैं प्रिंसेस को ही देख लेने दीजिए क्योंकि हम लोगों को कोई भी इलनेस नजर नहीं आ रही है। कहती है रुको जरा मुझे नफ्स चेक करने दो, लेकिन प्रिंस गुस्सा रहे होते हैं कि कॉन्कुबाइन से दूर हटो, कॉन्कुबाइन से दूर हटो, तुमने अगर उसे हार्म किया ना तो देख लेना। कहती हार्म नहीं कर रही हूँ, रुक जाओ एक मिनट। उसकी आंखें खोलती है, देखती है, कहती है उफ नौटंकीबाज। उसको ना उसका हाथ पकड़कर खूब तेज से दबा रही होती है। रोर बोल रही होती है लिशवान मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरे साथ तुम ट्रिक खेल रही हो, तुम क्या चाहती हो कि मैं उठ जाऊं, लेकिन मैं उठूंगी नहीं। प्रिंसेस मन में सोच रही होती है वाह क्या गुड शो है, ये अभी तक नहीं उठ रही है, लेकिन ये तो मैंने बस जस्ट शुरुआत की, आगे आगे देखते होता है क्या। तब यहाँ पर प्रिंसेस प्रिंस से कहती है देखो मैं तुम्हारी कॉन्कुबाइन को ठीक कर सकती हूँ लेकिन मुझे इसकी फीस चाहिए। कहता है एक तो तुम यहाँ पर बवाल कर रही हो, ऊपर से तुम्हें फीस चाहिए। कहता है क्या कितना चाहिए? कहती है कि मैं जरा सा भी पैसे कम नहीं करूंगी, लगभग मुझे 1000 सिल्वर टेस्ट चाहिए। कहते ठीक है मैं तुम्हें पे करूंगा। कहती अगर पे नहीं करोगे ना तो मैं इसको क्योर भी नहीं करूंगी, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम प्लीज इसे ठीक कर दो। वो अपनी अंगूठे के जरिए ना एक ना इंजेक्शन निकालती है और वो सबसे खतरनाक इंजेक्शन होता है, जिसको लग जाता है ना महीनों लगते हैं उसका दर्द दूर जाने में। अब इस पर प्रिंस कहते हैं ये कौन सा हथियार है और तुमने ये कहाँ से लिया? सारे जितने फिजिशियन भी होते हैं कहते हैं ये किस तरह का हथियार बताओ ना। कहती है इसे मैंने अपनी तरफ से इन्वेंट किया है, इससे सारी जितनी बीमारी होती है दूर हो जाती हैं। प्रिंस कहते जरा मुझे दिखाओ तो इसकी नीडल्स कितनी खतरनाक है। मन में प्रिंसेस सोच रही होती है कि आप देखना रोर तुम्हारा क्या हाल होता है। उसको पलट देती है खोते से और उसके बैग के कपड़े निकालने लगती है। प्रिंस कहते हैं बदतमीज कहीं की, कपड़े निकाल रही हो? कहती है तो कपड़े नहीं निकालूंगी तो इंजेक्शन कैसे लगाऊंगी, इंजेक्शन तो लगाना ही है ना। कहते हैं कि ये सबके सामने लगाओगे क्या? कहती मैं इंतजार नहीं कर सकती। तब यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि चलो कोई और लगा दे, कहीं और भी लगा सकती हूँ। फिजिशियन बोलते हैं नहीं नहीं प्रिंसेस को ही ट्राई करने दीजिए, हम लोगों को नहीं पता है। इस पर प्रिंस उसको थप्पड़ मार देते हैं कि सबके सब निकलो यहाँ से, और अपने सैनिक से भी कहते हैं तुम भी यहाँ से जाओ। प्रिंस कहते हैं लगाओ अब इंजेक्शन। मन में तो खूब तेज से प्रिंसेस हंस रही होती है कि अब तुम देखो ऐसे उठकर भागोगी ना कि तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि आखिर तुम ये दर्द इतना आया कहाँ से। उठाती है इंजेक्शन और खूब तेज से ना उसके पीछे लगा देती है। इतनी देर में रोर उठकर पूरे रूम में नाचने लगती है, आ ऊ करके चिल्लाने लगती है आउच आउच आउच, मेरा बट बहुत तेज से दर्द कर रहा है, इसने मुझे जानबूझकर इंजेक्शन लगाया, फूल बना रही है मुझे सिर्फ फंसाने के लिए। कहती है कि सिस्टर मैंने अभी अभी आपकी जान बचाई है और आप कह रही हैं कि मैं सबको फूल बना रही हूँ। प्रिंस पूछो आप तो होश में ही नहीं आ रही थी, मैं आपको होश में लेकर आई हूँ। प्रिंस कह रहे थे कि क्या बात है, इसकी नीडल्स तो सच में कमाल की है। तब इस पर प्रिंसेस कहती है कि प्रिंस अगर आप चाहो ना तो इसको दूसरी नीडल्स लगा सकती हूँ, दूसरा इंजेक्शन लगाऊंगी तो ये हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। कहती है नहीं नहीं प्रिंस अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इससे कहो ना यहाँ से जाए।
बार बार प्रिंसेस कह रही थी ये वीक नजर आ रही हो, चलो यहाँ से जाओ, और सामने अपना बैठ जाती है, दोनों पैर ऊपर करके। प्रिंस कह रहे होते हैं मैं तुमसे लास्ट टाइम कह रहा हूँ, मैं जल्द से जल्द डाइवोर्स दे दूंगा। कहते हैं डाइवोर्स? मैं तो तुम्हें डाइवोर्स बिल्कुल भी नहीं देने दूंगी, मैं एग्री नहीं करती हूँ। हाँ, क्योंकि तुम दोबारा उस रोर से शादी कर लोगे। कहता है हाँ, रोर से शादी करूंगा लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगा। कहती है ठीक है फिर चलो सेपरेशन कर लेते हैं, लेकिन इसके बदले में मुझे पैसे चाहिए। कहते हैं कितने पैसे चाहिए? कहती है लगभग 5000 टेल्स। कहता है ठीक है, तुम्हें 5000 टेल्स चाहिए ना तो ले लो। दासी कह रही होती है कि क्यों ले रही हो आप, डाइवोर्स मत लो, इसके बाद आपसे शादी कौन करेगा? प्रिंस कहते हैं तुम्हें पता है ना कि इसके बाद तुम्हें कोई नहीं अपनाएगा। कहती है हाँ वो सब मुझे पता है। जैसे ही वहां पर चांदी के टेल्स देखती है खुश हो जाती है, कहती है वाह क्या बात है, 5 नहीं 10,000 सिल्वर टेल्स दिए हैं, चलो चलो लेकर चलो। पीछे से वो रोक रहा होता है कि रुको रुको, लेकिन वो लेकर भाग जाती है और उन लेटी हुई होती है। कहती है वाह क्या बात है क्या बात है, लेकिन बाहर पता चलता है आग लग गई है। वहां पर ओल्ड मैडम होती है, उस महल के अंदर से जा रहे होते हैं बचाने की, ओल्ड मैडम को बचाना ही पड़ेगा। पीछे से रोर क्या करती है ना, अपने मुंह पर राख लगा लेती है और आती है भागकर। कहती है प्रिंस प्रिंस अंदर ना, मैडम कैद हो गई है, मैंने उन्हें बहुत बचाने की कोशिश की लेकिन मैं नहीं बचा पाई, आग की लपटें बहुत तेज हैं, बताइए ना मैं क्या करूं। प्रिंस कहते हैं नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा। पीछे से तब तक प्रिंसेस आ जाती है। कहती क्या हुआ बताओ ना, तुम लोग इतना शोर क्यों कर रहे हो? कि अंदर ओल्ड मैडम है। कहती है कि ओल्ड मैडम है तब भी तुम सब यहाँ पर खड़े हो, बचाने क्यों नहीं जा रहे हो? यहाँ पर रोर कहती है कि अंदर बहुत ज्यादा आग लगी है, क्या तुम बचाने जाओगी? कहती है हाँ बिल्कुल जाऊंगी बचाने। कहती मैं गई थी बचाने लेकिन नहीं बचा पाई। प्रिंसेस कहती है हाँ तुम्हारे शूज में तो जरा सा भी राख नहीं लगी है, ना जले का निशान है, बचाने गई थी। झूठ बोलती है झूठी कहीं की। अब वहां पर वो पीछे भाग कर जाती है, पानी लेकर आती है। कहती इतने पानी से काम नहीं चलेगा। पीछे अपना जाती है ना, कपड़े पहन कर आ जाती है मॉडर्न एरा के, ऑक्सीजन लगा लेती है। कहती है हटो सब लोग मैं जा रही हूँ। तब तक पीछे से दासी आ जाती है कि मिस प्लीज मत जाइए मत जाइए। भी वो अंदर जाती है, घुसकर कहती है ओल्ड मैडम बाहर निकलो। ओल्ड मैडम को बाहर निकाल कर लाती है और मन में रोज सोच रही होती है बदतमीज कहीं की, बचा ली और सारी लाइमलाइट अपना ले ली। फिजिशियन बताते हैं कि अगर थोड़ी सी बहुत देर हो जाती ना तो ओल्ड मैडम की डेथ हो जाती। इतनी देर में प्रिंसेस बेहोश हो जाती है। रोर कहती है प्रिंस आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी माँ को बचाया लेकिन ना प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। प्रिंस वहां पर प्रिंसेस को लेकर चले जाते हैं। इस पर रोर कहती है ये पहले से डिफरेंट पर्सन क्यों नजर आ रही है, अब मुझे अपने आप को और अच्छा करना पड़ेगा ताकि मैं प्रिंस के करीब रह सकूं। इधर फिजिशियन देखते हैं, कहते हैं कि इन्हें रेस्ट करने की जरूरत है। जैसे ही वो उठती है कहते हैं कि सुनो मैं तुम्हें ज्यादा भाव तो नहीं दे रहा हूँ लेकिन कुछ दिनों बाद बैंक्वेट है मैजेस्टी के यहाँ जहाँ पर तुम्हें चलना है, अच्छे से कपड़े पहनना ताकि मेरी इज्जत बनी रहे। कहती क्यों, अगर इतनी ही तुम्हारी बेइज्जती हो रही तो मुझे ले जाने की कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। तो प्रिंस उसका गला पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें यहीं पर मार सकता हूँ, जो कहा है वो कर लो। दासी नीचे बैठकर माफी मांग रही थी कि प्लीज मिस को छोड़ दीजिए मिस को छोड़ दीजिए। पर अब प्रिंसेस सोचती है कि वैसे भी तुम मुझे डाइवोर्स तो देने से रहे, मुझे खुद ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, अपने आप को इतना सुंदर बनाऊंगी ना कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। देखना अब मैं क्या करती हूँ। वो मॉडर्न एरा से टीम मंगाती है, कहती है कि इससे कोई भी पतला हो जाएगा, कुछ दिनों का टाइम है ना, कुछ दिनों में देखना मैं कितनी पतली हो जाऊंगी। वो सिर्फ दिन रात खाना पीना छोड़ कर ना 50 कप बस वो टी पिया करती थी। दासी कहती है क्या सच में आप इस टी से पतली होंगी? कहती है हाँ इस टी से मैं जरूर पतली होंगी। दिन भर बाथरूम जाती, भाग कर जाती, कम से कम 1000 राउंड हो जाते, हफ्ता बीत जाते। उसके बाद अब उसे बैंक्वेट में जाने का टाइम था। कहती मिस प्लीज आइए ना, जाने का टाइम हो गया है, आप इतनी देर से अंदर क्यों हैं? अंदर जाती है, कहती है मिस चलिए ना। लेकिन जैसे ही दो दासियां यहाँ पर प्रिंसेस को देखती है ना नीचे बेहोश हो जाती। तब इस पर उसकी दासी कहती है प्रिंसेस आप तो कितनी खूबसूरत हो गई। इधर हम देखते हैं बैंक्वेट में सबके सब इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक प्रिंसेस क्यों नहीं आई, अभी तक प्रिंसेस क्यों नहीं आई। इस पर रोर बोलती है कि प्रिंसेस तो आने से रही, उसके यहाँ पर आने में शर्म महसूस हो रही होगी, चलो ना आप मेरे साथ ही यहाँ पर बैठ जाओ और आपकी डिसरिस्पेक्ट भी ना हो। सब कहते हैं हाँ हाँ प्रिंसेस बहुत ही फैट है, बहुत ही मोटी है, इसीलिए नहीं है क्योंकि प्रिंस की बेइज्जती होगी, वैसे यहाँ पर उसे आना भी नहीं चाहिए। मेड बोलती हाँ सही बात है, वो बैंक्वेट में आएगी ना तो सिर्फ बेइज्जती होगी, प्रिंस की होगी और आपके ऑनर में ना थोड़ी बहुत गिरावट भी होगी। तभी आवाज आती है कि चुप हो जाओ लो ग्रेट की दासी। सब कहते हैं कौन है। सामने से जैसे ही प्रिंसेस आते सब उनको देख कर ना एकदम हैरान रह जाते कि इतनी सुंदर लड़की कौन है। कहती मैं प्रिंसेस ना वेट ना घटा लिया है। रोर कहती है ऐसी कौन सी मशीन आ गई, ऐसा कौन सा खाना आ गया जिससे इसने अपना वजन घटा लिया। प्रिंसेस आकर सबसे पहले दासी से कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत सर्वेंट होकर प्रिंसेस
प्रिंसेस का मजाक उड़ा रही थी, तो मुझे प्रिंस के सामने एम्बेरस कर रही थी। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर रोर भी अपनी दासी का साथ दे रही होती है। पर प्रिंसेस कहती है कि तुम अगर इस तरह इसका साथ दे रहे हो तो सारे नौकरों की हिम्मत है ऐसे ही बढ़ती जाएगी, इसी वजह से तुम्हें यहाँ सजा मिलकर ही रहेगी। ये अपनी दासी से कहती है जरा इसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारो, कम से कम 20 थप्पड़। और की दासी को मारती है, कहती जाओ तुम दोनों यहाँ से। मन में सोचती है प्रिंसेस ये तो बस शुरुआत है, देखती जाओ रोर मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तभी वहाँ पर मैजेस्टी आ जाते हैं, को सब लोग वाइन ले लो। लेकिन मैजेस्टी की हेल्थ काफी खराब होती है, बड़े से बड़ा फिजिशियन मैजेस्टी की देखभाल नहीं कर पाता है। तब वहाँ पर मेडिकल डॉक्टर को बुलाया जाता है। मेडिकल डॉक्टर ठीक करने की कोशिश करते हैं तो मैजेस्टी खूब देर से चिल्ला रहे होते हैं कि मुझे इस प्रक्रिया में बहुत डर लगता है। यहाँ पर इम्प्रेस कहती है कि तुम कौन सी दवाई यूज करते हो मेडिकल डॉक्टर की। मैजेस्टी को इतना दर्द होता है, कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही क्योंकि इलनेस बहुत पुरानी है। मैजेस्टी कहते ठीक है जाओ यहाँ से। रोर अपने आप को बहुत होशियार समझ रही थी, जाती है मैजेस्टी के सामने, कहती है मैजेस्टी अगर आपकी ही पीठ में इतना ही दर्द हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये प्रिंसेस आपके दर्द को दूर कर सकती है, क्योंकि इनके पास ऐसी मेडिकल स्किल है ना जिसका कोई तोड़ नहीं है। वहां पर बस उसे फंसा रही थी। कहती है सिस्टर लगता है आप मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। दूसरा मंत्री उठता है, कहता है नॉनसेंस बातें मत करो, ये लड़की को कुछ नहीं आता है, ये तो पागल है, आज तक इसने किसी को नहीं सही किया है। रोर कह रही होती है अपने ही बिछाए जाल में तुम फंसोगी। यहाँ पर मंत्री कहते हैं अगर तुमने मैजेस्टी को सही कर दिया ना तो मैं ये विनेगर पी जाऊंगा। कहती है लेकिन इसके बाद आपको बहुत तकलीफ होगी। कहते हैं मैंने कहा ना मैं मंत्री हूँ, एक आदमी हूँ, तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं इस विनेगर को पी जाऊंगा। वहां पर मैजेस्टी से कहती है मैजेस्टी बस आप पूरे टाइम बैठे रहते हैं ना, इसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द हो रहा है। कहते हैं तुम्हें कैसे पता। मैजेस्टी कहते हैं अगर तुमने सही कर दिया ना तो मैं तुम्हें 10,000 जरूर दूंगा। कहती वाह मेरे तो जैकपॉट लग गया, मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना सारा पैसा मिलेगा। अपनी रिंग लेती है और वहां पर मैजेस्टी को क्योर करने के लिए ना वो मेडिसिन मंगाती है। कहती है आपको बस ठंडे पानी में बैठना है और इसके सिकाई करनी है। ये दवा डालकर कहती है ये क्या है। कहती है मेरे द्वारा बनाई गई दवा है, और एक स्प्रे देती है कि जैसे ही दर्द करने लगे ना आप उस जगह पर स्प्रे डाल लीजिएगा। कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं डाल के आता हूँ। मैजेस्टी को काफी अच्छा फील हो रहा होता है। कहती है वाह क्या रेमेडी है, तुमने तो कमाल कर दिया। सारे सैनिक भी और मंत्री भी खुश हो रहे होते हैं। तब इस पर राजा कहते हैं किसी ने विनेगर पीने को कहा था, 2 बोतल उसके सामने और रख दिए जाते हैं कि चलो पीकर दिखाओ। प्रिंस को भी थोड़ी दिक्कत हो रही होती है कि अपनी भी मेडिकल स्किल अच्छी नहीं। कहती क्यों प्रिंस आपको मुझसे जलन हो रही है क्या, आप मेरे लिए कभी बोलते ही नहीं है। मैजेस्टी कहते हैं कुछ भी हो लेकिन ये प्रिंसेस ने आज मेरी बहुत केयर की है, इसकी वजह से इन्हें पैसे तो दिए ही जाएंगे। कहती है मैं आपके लिए और भी कुछ कर सकती हूँ। वहाँ पर व्हील चेयर ले आती है। कहती है ये क्या है। कहती है बस आपके लिए बनाया है मैंने बहुत मेहनत से। सब कहते हैं ये कहाँ से आया है और ये कैसे आ सकता है। सबके सब कह रहे होते हैं कि ये अजीब चीज है, इस पर मत बैठिएगा। मैजेस्टी कहते हैं बैठ के तो देखते हैं। उस पर मैजेस्टी बैठते इधर उधर जाते, कहते ये तो गजब चीज बनाई है, ये मैं तो इधर से उधर भी जा सकता हूँ। कहते हाँ मैजेस्टी आपको जब भी इधर उधर जाना हो ना आप इसी का यूज करिएगा। मैजेस्टी बहुत खुश हो जाते हैं, के लिए तो मैं तुम्हें और रिवॉर्ड दूंगा। उसे और भी गोल्ड दिया जाता है। तभी पता चलता है कि फेस्ट में एक फॉरेनर आने वाला है। फॉरेनर आते ही वहां पर मैजेस्टी को चेतावनी देता है आपके इस दरबार में मेरी लाई हुई चीजों को कोई सॉल्व कर देगा ना और वो चीज कर देगा तो आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सिंसियरिटी दिखाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। सब कहते हैं कि इस तरह हम लोगों की बेइज्जती मत करो, हम सब तैयार हैं, दिखाओ कि तुम क्या लाना चाहते हो। वहां पर ना अनो आता है क्योंकि उसे रमा किसी को पियानो के बारे में पता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसेस को छोड़कर। सब कहते हैं ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, कोई भला इसे बजा पाएगा। रोर कहती है मैं बजा लूंगी, जाकर सामने बैठ जाती है, लेकिन वो इतना गंदा बजाती है कि सब कान बंद कर लेते हैं। मैजेस्टी मन में सोचते लगता है मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आखिर किसी को भी ये नहीं आता है। इस पर वो लड़का कह रहा होता है देखा आपके महल में कोई भी इतना होशियार नहीं, खुद तेते से हंस रहा होता है। सब कहते हैं मैजेस्टी हम लोगों की तो बेइज्जती हो रही है। पर खड़ी होती है प्रिंसेस, कहती है इतना हंसने की जरूरत नहीं है। मैं सोचती मैंने इसे परफॉर्म किया है, मैं बजा सकती हूँ। इम्प्रेस कहती है क्या तुम ये बजा सकती हो। कहती हाँ। वहां पर वो बजाना स्टार्ट करते तो जितने भी लोग वहां पर होते हैं ना सब डांस करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या बात है, तुमने कितना अच्छा बजाया। सब ताली भी बजा रहे थे। वो आदमी कहता है ठीक है पहला कंपटीशन तो जीत गए लेकिन दूसरा कंपटीशन नहीं जीत पाओगी। कहते हैं कि कौन सा कंपटीशन है बताओ। इस पर रेस प्रिंसेस भी कहती हैं तुम कोई भी कंपटीशन लेकर आओगे मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। यहाँ पर कोई ऐसा है जो बता सके ये किस चीज का बना है और ये फॉरेन लैंग्वेज बोलेगा, कोई फॉरेन लैंग्वेज बोलकर दिखाएगा। कोई आदमी क्या करता है ना इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करता है कि ये केक ना पाइनएप्पल केक है और इसमें बहुत सारे फ्रूट्स पड़े हैं और इसे मिल्क से बनाया गया है।
तो प्रिंसेस काफी देर तक सुनती है। मैजेस्टी कहते हैं कौन सी बला है, मैं तो इसे बिल्कुल भी नहीं जानता और ये लैंग्वेज भी मुझे समझ में नहीं आ रही। यहाँ पर प्रिंसेस जाती है केक को चखती है और बता देती है कि ये स्वीटनेस ने ये जो है पाइनएप्पल की और इस क्रीम से बना हुआ है। अब सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, ये तो स्वीट डिश है, इसको कैसे पता चला। कहती है मुझे काफी कुछ पता है, मैं बुक्स पढ़ा करती हूँ। सब मैजेस्टी तो उससे बहुत खुश हो जाते हैं कि क्या बात है, मेरे महल में कोई तो है। थर्ड कंपटीशन होता है रेस का, घोड़े की रेस होगी। सब कहते हैं घोड़े की रेस, चलो देखते हैं कि कौन जीतेगा। मैजेस्टी कहते हैं हाँ इस बार भी कोई ना कोई जीत ही जाएगा। वहां पर घोड़े की रेस होती है पहले मंत्री के साथ, तो मंत्री हार जाते हैं। सब कहते हैं ये तो अभी तक नहीं आ पाया और ये आदमी पहले ही आ गया। मंत्री माफी मांगते हैं कि मैं इसके कंपटीशन नहीं कर पाया। वहां पर अब जितने भी लोग जाते बारी बारी करके सब हारने लगते हो। आदमी बोलता कोई भी नहीं है तुम्हारे महल में जो मेरी बराबरी कर पाए। इस पर रोर कहती है कि तुमने इतने सारे कॉम्पिटिशन जीत लिए, जरूर मेरी बहन ये भी कॉम्पिटिशन जीत लेगी। कहती है हाँ अगर रोर कह रही है तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। क्या करती है ना, अपनी रिंग से वहां पर लगा लेती है गाड़ी। कहते हैं ये क्या है। आप सबके सब हैरान रह जाते हैं कि ये किस तरह की चीज है और उसमें ना रोबोट से भी आवाज आ रही होती। कहती डरने की जरूरत नहीं है मैजेस्टी, इसमें बैठ जाइए, इससे तेज कुछ नहीं भाग पाएगा। अब वो हॉर्स से चल रहा होता है, मैजेस्टी ना कार में बैठकर हंस रहे होते हैं। वो एक राउंड लगा पाता और इतनी देर में कार ने 4 राउंड लगा लिए थे। सब कहते वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, तुम तो गजब की लड़की हो, इसकी वजह से तुम्हें और भी गोल्ड दिया जाएगा। उसकी बहादुरी देखकर तो प्रिंस भी हैरान थे कि आखिर इसको ये सब चीजें कहाँ से पता है। आदमी भी माफी मांगता है कि आज के बाद मैं कभी भी चैलेंज करने नहीं आऊंगा। सबके सब बैठे हुए होते हैं तो यहाँ पर प्रिंसेस ना कुछ खा पी नहीं रही होती। प्रिंस कहते हैं क्या हुआ, इतना नखरे क्यों दिखा रही हो। कहती है कि घोड़े घास खाते हैं और मेरा घास खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कहती है अगर तुम्हें मेरे बगल बैठने में अच्छा नहीं लग रहा है तो जाओ यहाँ से, अपनी रोर के पास से घुस कर बैठो। सामने जाकर बैठ जाती है। कहती है मैजेस्टी मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। मैजेस्टी कहते हैं बताओ कौन सी रिक्वेस्ट है। कहती है मुझे इस पर्सन से डाइवोर्स चाहिए, मुझे प्रिंस के साथ नहीं रहना है। मैं यहाँ पर रोर मन में सोच रही होती, मैं तो कब से सोच रही थी तुम डाइवोर्स ले लो, लेकिन खुद ही डाइवोर्स ले रही हो तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है। मैजेस्टी कहते हैं तुम डाइवोर्स नहीं ले सकती क्योंकि ये शादी मैंने फिक्स की थी। यहाँ पर अब बात बन नहीं रही थी तो प्रिंसेस कहती मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। भी मंत्री बैठे होते हैं, कहते हैं एक तो इसे लीगल वाइफ का हक दिया, सब कुछ दिया, ऊपर से प्रिंस को ही उल्टा नखरे दिखा रही है। मोटी थी तो भला कौन सा आदमी इसे एक्सेप्ट करे। अब प्रिंसेस क्या करती है ना, रोना स्टार्ट करती है कि मुझे इस आदमी ने कभी अपना नहीं समझा, ना ही हम लोगों ने कभी एक साथ बेड शेयर किया। इसने सिर्फ रोर के साथ ही अपनी जिंदगी बिताई है, इसी वजह से प्लीज मैजेस्टी डाइवोर्स ग्रांट कर दीजिए प्लीज मैजेस्टी। यहाँ पर प्रिंस कह रहे होते तुम ये क्या कह रही हो, ऐसा कह भी कैसे सकती हो, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। मैजेस्टी कहते हैं डाइवोर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन आज के बाद अगर रोर ने तुम्हें जरा सा भी कुछ करने की कोशिश की, अगर लीगल वाइफ का हक छीनने की कोशिश की तो इसे जरूर सजा दी जाएगी। और आज की सजा है 20 कोड़े। पहले रोर को 20 कोड़े मारे जाएंगे और प्रिंस को भी धमकी देते हैं मैजेस्टी की लीगल वाइफ को कुछ मत कहना, कनकोबाइन की कोई औकात नहीं है लीगल वाइफ के सामने। यहाँ पर वो उठकर खड़ी होती है। प्रिंस कहते हैं बहुत उड़ने की कोशिश कर रही हो ना। कहती हाँ आर्ग्यू मत करो, जाकर अपनी रोर को चेक करो। इधर अभी मैजेस्टी ने फिर से बुलाया था और कहते हैं कि हमेशा शांति से काम लिया करो, हाउस होल्ड सिर्फ तुम्हारी वाइफ बनेगी, लीगल वाइफ, तो आगे से उसका ध्यान रखना। इधर उसको 20 कोड़े पड़ जाते हैं तो कहती है रोर कहती है प्रिंस प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। मन में कह रही होती रोर इस लिन स्वान की वजह से मेरी ये हालत हुई, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इधर बैठी हुई होती है, कहती वाह मुझे तो दासियां भी मिल गई, मुझे इतना गहना भी मिल गया, मैं इसे बेच कर ना देखना कितनी अमीर बन जाऊंगी और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूंगी। उसकी दासी आती है, कहती है कि अब आपको प्रिंस के साथ जाना चाहिए, प्रिंस आपकी केयर करने लगे, आपको जल्द से जल्द वारिस पैदा करना चाहिए था ताकि आप इस खानदान को आगे बढ़ा पाए। मन में सोचते हैं डाइवोर्स तो होने से रहा, ऊपर से इस मुरांग से, वो भी मैं कभी भी बच्चा पैदा ना करूं, मैं इसको कभी भी सर्व नहीं करूंगी। इस शाम में केक खा रही होती, कहती इतने गंदे केक कौन खाता है। कहती मिस आपको ये पसंदीदा केक है, आप भला ऐसे क्यों नहीं खा रही। कहती है नहीं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि आप प्रिंस के पास जाएंगी आज रात में। कहती है उस प्रिंस के पास कौन जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं जाना। उठती है और प्रिंस सामने ही खड़े होते हैं, क्यों मेरे पास क्यों नहीं आना है, किसी और के पास जाना है, लगता है मुझसे दूर जाने के लिए बहुत बेताब हो रही हो, लेकिन मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। कहती है अरे नहीं प्रिंस आइए ना, बैठिए ना, आप ना बेकार में गुस्सा कर रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं। प्रिंस उसको बाहों में ले लेते हैं और बेड पर जाकर गिरा देते हैं। कहती है मुझसे दूर हटो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं। कहते लेकिन तुम मेरी वाइफ हो, मेरा तुमसे बहुत लेना देना। उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। वो थोड़ा पास में जाते तो प्रिंस खुश हो जाते हैं कि अच्छा मेरे पास आ रही है, लेकिन वो कंधे पर कट कर लेती है खूब तेज से। प्रिंस चिल्लाने लगते हैं, कहती मैंने कहा ना
कि मैं तुमसे कुछ और डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हो कि किसी और ही काम में लग गए हो। कहते क्या डिस्कस करना चाहती हो ये बताओ। कहती है मैं बिजनेस करना चाहती हूँ। कहता कौन सा बिजनेस। कहती मैं यहाँ पर चिकन बनाना चाहती हूँ और सूप बेचना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे तो बर्गर भी बनाना आता है, पास्ता भी बनाना आता है। कहते लेकिन मैं एग्री नहीं करता हूँ। कहती प्लीज 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 मान जाइए ना, पैसा मिलेगा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। कहते अच्छा ठीक है चलो। नेक्स्ट डे वो पहले चिकन बनाती, खुद खाती और बर्गर फ्राइज सब कुछ बनाकर रखती। एक भी ग्राहक नहीं आता। सुबह से शाम हो जाती है। दासी कहती कोई भी नहीं आया मिस। कहती चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई ना कोई शाम तक तो आएगा ही। तभी सामने से रोड आ जाती है। कहती यहाँ पर क्या करने आए हो। कहती मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी ये शॉप बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगी, क्योंकि ऐसी चीजें कोई भी नहीं खाएगा। कहती अच्छा कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर आई हो तो मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ कि मेरी शॉप कितनी ज्यादा चलेगी। माइक मंगा लेती है मॉडर्न एरा से और कहती है कि सीक्रेट बर्गर आप लोग आइए, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री। इतनी देर में वहां पर भीड़ लग जाती है और उसकी एक एक चीज बिक जाती है। लास्ट में तो सब ऐसा होता है कि सब आपस में लड़ने लगते हैं। रोर को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अपनी उसकी दासी कहती है कि मिस आपको कुछ करना चाहिए। कि उसको थप्पड़ मार देती है कि तुम मुझे बताओगे कि क्या करना चाहिए। जाओ और उसकी एक डिश में जहर मिला दो, सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल दो कि उसकी डिश की वजह से ये हुआ है। ठीक है मिस, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे। उसके बर्गर और चिकन वगैरह को तेजी से बिक रहा होता है, लेकिन तब तक रोर आ जाती है। कहती है तुम इस तरह अपना सामान बेच रहे हो यहाँ पर, लेकिन पता है तुम्हारा सामान खाने की वजह से पब्लिक में एक पर्सन की डेथ हो गई है। कहते हैं रो इस तरह की नॉनसेंस बातें यहाँ पर मत करो, मेरा चिकन खाकर किसी की डेथ नहीं हुई। सारे के सारे कहते हैं क्या सच में तुमने अपने खाने में जहर मिलाया, ऐसा तुम कैसे कर सकती हो। मन में सोचती हूँ मैंने तो ऐसा कुछ नहीं मिला, इम्पॉसिबल कि मेरे खाने की वजह से कोई मरा हो। जो आदमी मर गया होता है ना, उसको लाया गया होता है, वो जाकर चेक करती है। तभी एक आदमी जो है प्रिंसेस को धक्का मार देता है कि तुम्हारी वजह से ये आदमी मर गया और तुम यहाँ पर नखरे कर रही हो, तुम अपना ऐसा खाना बेच रहे हो जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। तब उसे कुछ ना कुछ कह रहे होते। कहती है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तभी वहां पर मैजिस्ट्रेट की तरफ से आदमी आ जाता है कि तुम्हारी वजह से कई लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, इसी वजह से तुम्हें जेल में ले जाया जाता है। उसे जेल में जाकर बांध दिया जाता है और नमक का पानी लाया जाता है। जैसे उसे कोड़ों से मारा जाएगा तो उसके ऊपर नमक का पानी डाला जाएगा। आदमी कह रहा होता है आज तुम्हें मारूंगा ना तो अलग ही मजा आएगा, बताओ ना तुमने ही ये सब किया ना। कहती है मैंने नहीं किया, मैंने कहा ना कि मैंने नहीं किया। और आ जाती है और उस सैनिक को ना एक चांदी का टेल्स देती है, जो है लिन स्वान को बताया था कि ये मुरांग खुद चाहता है कि तुम्हारी मौत हो जाए। कहती है क्या सच में मुरांग चाहता है कि मैं मर जाऊं। यहाँ पर रोर कहती है कि इसको इतना मारो कि आज इसकी यहाँ पर जान चली जाए। कोड़ा हाथ में लिए होते हैं तभी दरवाजा खुल जाता है और वहां पर सैनिक आ जाता है कि खबरदार अगर इसको हाथ लगाया। सैनिक बोलता है कि मैं तो इससे पूछताछ कर रहा था। कहते हैं पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है कि उसने पूरी सभा बुला ली है। इस पर प्रिंस कहते हैं कि लिन स्वान बताओ कि तुमने क्या किया है। कहती है मैंने वो चिकन अपने हाथों से काटा, अपने हाथों से धोया, अपने हाथों से बनाया, मैंने खुद चेक किया, मैंने खुद खाया। कहते हैं कि ये झूठ बोल रही है, एक आदमी मर गया और इस तरह के झूठे बहाने कर रही है। कहती है आप लोगों ने मुझसे काफी क्वेश्चन पूछ लिए, लेकिन मेरे पास एविडेंस है। कहते कौन सा एविडेंस, हम लोग तो नहीं मानते एक तो हमारे पास कोई भी एविडेंस है। मोबाइल निकालती है। कहती है मैंने वहां पर कैमरा लगा कर रखा था, आप सब लोग देख लो। यहाँ पर अब रोर की दासी फंसने वाली होती है। कहती है कि अपने आप को वो खुद सौंप देना, अगर मैं फंसी ना तो देख लेना। वो एक एक करके सबको वीडियो दिखा देती है। दासी माफी मांगने लगती है कि मुझे माफ कर दो, ये तो मैंने कंकुबाइन लेकिन करूँ। रोर बोल देती है कि अगर तुमने कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश की तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लेना। कहती है मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने ये सब कुछ किया था, मैंने पॉइजन दिया था। ठीक है इसे लेकर जाओ और इसे जेल में बंद कर दो, तब तक मारो जब तक इसकी जान ना निकल जाए। कहती है प्रिंस मेरी बात सुनिए। प्रिंस तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन इतनी देर में जो लिन स्वानन होते हैं रोर से कहती है कि इतना याद रखो कि तुम अपनी जगह पर कब तक लोगों को मरवाओगी, एक ना एक दिन तो फंसोगे। रोर कहती है अच्छा मैं भी तो देखती हूँ कि तुम कब मरोगी। वहां पर अब प्रिंस उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे होते हैं, ये देखकर दासी खुश हो रही होती है। प्रिंस चले जाते हैं। कहती है कि प्रिंस आपकी आज रात बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे, उन्होंने डिनर पर भी बुलाया। कहती है मैं बीमार हूँ, एकदम से बीमार नहीं हूँ कि उठ नहीं पाऊंगी और उसके हाथ का खाना खाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। मुझे पता है वो क्या चाहता है, मैं उसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, छी छी छी, मैं तो उसको अपने पास भी नहीं आने दूंगी। इधर हम देखते हैं रोर को पता चलता है कि आज रात जो प्रिंस है ना वो प्रिंसेस के साथ बिताएंगे, तो इस पर रोर को बहुत गुस्सा आता है। कहती है कि जाओ प्रिंस से कहो कि मेरी तबीयत खराब है। अपना ना कपड़े निकाल कर लेट जाती है। प्रिंस आते हैं। कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। कहती है कि मेरी ना बहुत तबीयत खराब है, क्यों ना आप आज रात यहीं पर रुक जाए। कहते हैं मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। प्रिंस उसको धक्का दे देते हैं कि तुम्हें तमीज नहीं है, आराम करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रिंस ने जो है रोर को धक्का दिया था और उसे छोड़कर चले गए थे, इस वजह से उसको और भी गुस्सा आ रहा था।
इधर दासी कह रही होती है कि जिस तरह प्रिंस आपको प्यार जता रहे ना, बहुत जल्दी आपको बच्चा होगा। कहती बच्चा तो तब होगा ना जब लोग नाइट स्पेंड करेंगे, ऐसा कुछ होने से रहा। प्रिंस कहते हैं क्यों, ऐसा क्यों नहीं होगा। कहती है देखो मेरे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता, डाइवोर्स नहीं हो सकता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। और पेट पर खोदते प्रिंस को मार देती है। कहती गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो नीचे गिर जाते हैं तो सैनिक उठाकर लेकर जाता है। कहती दोबारा इधर दिखाई मत देना। इधर अब फिर से रोर को पता चलता है कि प्रिंस कल रात फिर से गए थे और वो कोर्टयार्ड में पूरी रात रुके थे सिर्फ उसके इंतजार में। कहती है कि प्रिंस इतना गिर सकते हैं नीचे, मैंने कहा मेरे साथ रात गुजार लो तो नहीं गुजार पाए, तुम जाओ और उसका अच्छे से इंतजाम करो। कि खाने में ड्रग मिला दिया जाएगा, वो बेहोश हो जाएगी, फिर किसी और आदमी के साथ उसको पकड़वा दिया जाएगा। वहाँ पे एक आदमी आता है, कहता है तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके अलग ही मजा आएगा। कहती दूर हटो दूर हटो। वो उसको वहाँ पर बेहोश करके अपना बाहर चली जाती है। तो जैसे ही दासी आती है, देखती है कि इन लोगों के बीच कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, पीछे से प्रिंसेस आती है, उस दासी को बेहोश करके उसके साथ वहाँ पर लिटा देती है और अपना चली जाती है। रोर ने अलग चाल चली थी कि प्रिंस को भी ड्रग देंगे तो उसके साथ नाइट स्पेंड करेगी ताकि जल्द से जल्द बच्चा पैदा हो सके। प्रिंस कहते हैं क्या करने आई, अभी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। वो ड्रिंक पी लेते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगता है। कहते हैं रोर तुमने ये क्यों किया। कहती है कि प्लीज आज रात आप मुझसे दूर मत जाइए, आप जा भी नहीं सकते। कहते हैं दूर हटो मुझसे, मैंने कहा ना दूर हटो। तब तक वहाँ पर सैनिक आ जाता है कि प्रिंस को अर्जेंट बताना है। कहती है मैं जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है, प्रिंस को अपना मुंह धो रहे होते हैं। कहते हैं अब मैं क्या करूँ। उधर से प्रिंसेस भी आ रही होती है, दोनों आमने सामने मिल जाते हैं। दोनों पर ही ड्रग हावी हो रहा था, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था, हॉटनेस ऊपर से हो रही थी। तो प्रिंस वहाँ पर उसको लेकर जाते हैं और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। सुबह होते कहती है अरे मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मैंने जिस आदमी के साथ कहा था कभी उसके साथ कुछ नहीं करूंगी, उसी के साथ मैंने नाइट स्पेंड कर ली। प्रिंस देख नहीं पाते हैं कि आखिर कौन सी लड़की थी जो वहां से गई है। इधर रोर क्या करती है ना, पूरी फैमिली को लेकर जा रही होती है, पूरी फैमिली मेंबर्स को लेकर जो है प्रिंसेस के रूम की तरफ जा रही होती है। कहती है दिन दहाड़े पता नहीं कौन शोर कर रहा है। दासी कहती है आप लोग रूम में नहीं जा सकते। सभी कह रहे होते हैं कि हाँ प्रिंस तो उसके साथ जाते नहीं है, तो जरूर किसी और आदमी के साथ नाइट स्पेंड कर रही होती है। तभी सामने से प्रिंसेस आ जाती है। कहती क्या तुम लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हो क्या। रोर कहती तुम अंदर नहीं हो तो कौन अंदर है। कहती क्यों तुम मुझे अंदर चाहती थी क्या। पर दासी और उस नौकर को पकड़ कर लेकर आया जाता है। कहती देखो ना दिन दहाड़े मेरे रूम में दोनों लोग क्या कर रहे हैं। कहती है मिस मुझे फंसाया गया है, मैं तो ये कभी नहीं चाहती थी। पर प्रिंस कहते इसको भी ले जाकर जेल में डाल दो। अब उस बात को पूरा 1 मंथ बीत चुका होता है और 1 मंथ बाद ही यहाँ पर प्रिंसेस को वोमिटिंग होने लगती है, चक्कर टाइप आने लगता है। कहती है प्रिंसेस आपको क्या हो गया है, कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं। कहती है क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस मुरांग के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ये बात तो मैं उसे कभी नहीं बताऊंगी। कहती है आपको प्रिंस को बताना चाहिए। कहती है नहीं ये दवा लेकर आओ और ये बात प्रिंस को कभी नहीं पता चलनी चाहिए। इधर वो बैठी होती है लेकिन रोर को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है। कहती है जाओ उसकी मेडिसिन में कुछ मिला होता है कि उसके बच्चे और उसका खात्मा हो सके। दासी दवा बना रही होती है, इतनी देर में रोर की दासी आती है और उस मेडिसिन में कुछ ना कुछ मिला देती है। प्रिंसेस पीने चलती है तो उसकी वोमिटिंग होने लगती है। कहती मेरा पीने का मन नहीं है, इसे पी लो। जैसे ही दासी पीती है ना, वहां पर पीते ही उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। कहती उठो ना प्लीज उठो ना, तो मैं क्या हुआ है। कहती है प्रिंसेस आप लकी हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ, मैं आपकी रक्षा कर पाई, मेरे लिए यही बहुत है, मुझे माफ कर दीजिएगा। उसकी वहां पर डेथ हो जाती है। कहती फुएन फुएन प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जाती है गुस्से में, कहती है रोर तुमने मेरी फुएन को मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहते प्रिंस उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं कि मेरे रहते हुए तुम कंकुबाइन को हाथ भी नहीं लगा सकते। फुएन की डेथ भला मेरी वजह से कैसे हुई, मर गई तो मर गई, दासी ही तो थी। कहती है दासी की कोई वैल्यू नहीं है, दासी की कोई जिंदगी नहीं है, दासी की कोई फैमिली नहीं है। प्रिंस उसको फिर से नीचे धक्का दे देते हैं। कहते दासी मर गई तो दूसरी आ जाएगी, इस तरह तुम कंकुबाइन के साथ डर्टी ट्रिक नहीं खेल सकती हो। कहती है अच्छा तुम्हारे लिए जान की कोई वैल्यू नहीं है तो अच्छी बात है, मैंने तुम्हें कुछ चीजें नहीं बताई। पेट पर हाथ रखती है। कहती है कि आज के बाद से मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी लेकिन कोई बात नहीं। अभी रोर आती है, कहती है कि इतना याद रखो कि तुम्हारा ये दुखी वाला चेहरा कोई नहीं देखना चाहेगा सिस्टर। कहती है इतना याद रखो कि अगर मुझे मौका मिला ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। रोर कहती कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। उसके ऊपर वो ईचिंग पाउडर छोड़ देती है। इधर सारी दासियों को और मना कर रही होती है कि कोई भी प्रिंसेस के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन ईचिंग हो रही होती। कहती है मुझे ईचिंग कैसी हो रही है। उसके मुंह पर बहुत सारे फोड़े टाइप निकल आते हैं और प्रिंसेस जाकर शिकायत करती है कि ये सब प्रिंसेस ने किया है, लेकिन प्रिंस मानने को तैयार नहीं होते है कि वो इस तरह की हरकत नहीं करेगी। प्रिंस अभी खड़े हुए होते हैं, तब तक सैनिक आता है और बताता है कि प्रिंसेस का कुछ पता नहीं चल रहा है, वो खाई से नीचे गिर गई हैं। यहाँ पर रोर ने क्या किया था ना, सोती हुई प्रिंसेस को नीचे खाई
से फेंकवा दिया था। प्रिंस वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि ऐसे वो नहीं मर सकती। वहाँ पर सिर्फ उसका शूज मिलता है। कहते हैं कि मैं बिलीव नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। इस बात को पूरे 5 साल बीत चुके होते हैं। पता चलता है कि प्रिंस का एक बेटा है जिसका नाम चेन है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन अभी तक उसे कोई ठीक नहीं कर पाया है। जो भी ठीक करेगा उसे 5000 सिल्वर टेल्स दिए जाएंगे। यहाँ पर तभी मिरेकल डॉक्टर आ जाती है। कहते हैं कि क्या सच में तुम ठीक कर सकते हो? कहती है हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो वो प्रिंसेस होती है और उसकी अब एक बच्ची होती है। कहती है मदर मदर, क्या आप सच में ठीक कर पाएंगी? कहती है कि मैं तुम्हें आज एक सच बताने वाली हूँ। जिसे मैं ठीक करने जा रही हूँ वो तुम्हारा भाई है। याद रखना कि तुम दोनों भाई बहन हो और अपने ब्रदर की बहुत अच्छे से केयर करना। इधर जितने फिजिशियन होते हैं कोई भी ठीक नहीं कर पाता है। तो पीछे से बताया जाता है कि एक लड़की आई जो मेडिकल डॉक्टर कह रही है वो प्रिंस को ठीक कर सकती है। अब यहाँ पर प्रिंसेस सोचते हैं कि जब उसको बच्चा पैदा होने वाला था ना, तो रोर ने अपने आदमियों को भेजा था कि जहाँ भी प्रिंसेस मिले उसको जान से मार देना। इसी वजह से वो एक जगह पर छिप गई थी। उसे जुड़वा बच्चे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन 2 बच्चों को पालना उसके लिए बहुत मुश्किल था। खाने पीने का सामान भी नहीं था, खासकर प्रिंस का। इसी वजह से वो चाहती थी कि वो मुरोंगचन का उसका बच्चा सौंप दें। रोज वो देखती थी कि मुरोंगचन किस रास्ते से निकलता है और उसी रास्ते में बच्चे को छोड़ देती है। मुरोंगचन आते हैं, कहते हैं ये पता नहीं किसका बच्चा है, बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। दूर से ये सारी चीजें प्रिंसेस नोटिस कर रही होती है कि वो लेकर चला गया है। कहती है थैंक गॉड, अब वो अच्छे हाथों में है। अंदर आती है, उसको देखकर प्रिंस मन में सोचते हैं कि ये तो मेरी बेटी जैसी लग रही है। और रोर बार बार मजाक उड़ा रही होती है कि ये अपने मुंह पर कपड़ा क्या बांध रखा है, हटाओ कपड़ा। रोर जबरदस्ती कपड़ा हटा देती है। चेहरा जला हुआ होता है। कहती है कितना गंदा चेहरा है, दूर हटो। कहती है फिर मत देखो ना मेरा चेहरा। जाकर वहां पर बैठ जाती है, नफ चेक करती है। कहती है कि इसे हार्ट डिसीज है, ये इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी, मुझे इसके पास थोड़े दिन तक रुकना पड़ेगा और जब इसकी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हो जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कहती है बच्चे मैं आ गई हूँ। वहां पर उसकी सर्जरी को बोला जाता है। कहती है कि मैं सर्जरी करने के लिए तैयार हूँ, बस कुछ टाइम लगेगा। इधर ये सारी जो प्रिंस के अंदर कमियां नजर आ रही थी ना, ये सब रोर की वजह से आ रही थी, क्योंकि वो हर रोज उसे गलत खाना देती थी और प्रिंसेस को और अपनी दासी को मजबूर करती थी कि उसे बहुत परेशान करो ताकि वो कभी उठ ही ना पाए। उसे जाकर पॉइजन दे दो, ये जो फिजिशियन है उसकी भी छुट्टी हो जाएगी। प्रिंस बैठे हुए होते हैं, दासी जाती है, कहती है स्वीट खा लीजिए। कहती है कि अच्छा स्वीट खाना है। वो स्वीट खा लेते हैं। इतनी देर में फिजिशियन आ जाती है, कहती है क्या हुआ, तुम्हारी तो सर्जरी करनी है, तुमने क्या खा लिया? कहता है हाँ मैंने खा लिया। अब वो सर्जरी करना स्टार्ट करती है, लेकिन उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। कहती ये क्या हुआ, तुम्हें ये सब किसने दिया? वो एक डॉक्टर थी, तो वो कंडीशन को अच्छे से समझती थी कि पॉइजन भी दूर कर सकती है। रोर खुद देते से चिल्ला रही थी कि प्रिंस को मार दिया, प्रिंस को मार दिया, इसे पकड़ लो, प्रिंस एकदम ठीक है। रोर कहती है झूठ बोल रही है, प्रिंस एकदम ठीक नहीं है, देखिए ना चलकर उसे कुछ जरूर हुआ है। वो पीछे देखती है, दासी कहती है मैंने सच में खिलाया था। प्रिंस जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ है तुम्हें बताओ। तब यहाँ पर वो कहती है इसे पॉइजन दिया गया था। तभी प्रिंस को होश आ जाता है। बताओ बच्चे, तुम्हें किसी ने कुछ दिया था मेरे आने से पहले, कौन आया था? कहते वो दासी आई थी, इसने मुझे खाने के लिए दिया था। दासी भागने लगती है, उसे पकड़ लिया जाता है। कहने चलती है कि ये सब कंकुबाइन की वजह से, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि कंकुबाइन ने उसे पहले ही जहर दे दिया था। कहते हैं जाओ इसे बाहर फेंक दो। इसे जरा सा भी खतरा अपने बच्चे के लिए नहीं ले सकती थी। इसी वजह से वो जाती है प्रिंस के पास और कहती है कि ये सब कंकुबाइन की वजह से हो रहा है, आप चाहें तो वो पता लगवा सकते हैं। लेकिन प्रिंस मानने को तैयार नहीं होते कि कंकुबाइन ऐसा कर सकते हैं। कहती है ठीक है, आप कोशिश कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इधर वो छोटी सी बच्ची बोलती है कि मदर क्या मैं अपने भाई से मिल सकती हूँ? कहती हाँ, लेकिन दूसरे लोगों से दूर रहना। इधर रोर बात कर रही होती है कि आखिर उस फिजिशियन का क्या चल रहा है। वो चुड़ैल फिजिशियन प्रिंस के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो लड़की अपनी माँ के बारे में जब ऐसा सुनती है ना, तो उसके ऊपर जाकर पॉइजन छोड़ देती है। मेरी माँ की बेइज्जती नहीं कर सकती। तो इस पर रोर उठती उसे मारने के लिए। सामने आ जाती है प्रिंसेस की, खबरदार अगर मेरी बेटी को कुछ भी किया। कहती इसने मेरे ऊपर पॉइजन छोड़ा। कहती कुछ नहीं छोड़ा, देखो जाकर तुम एकदम ठीक हो। अपने बच्चे की लगातार प्रिंसेस देखभाल कर रही होती है। कहती है कि आज मैं तुम्हें कुछ सच बताने वाली हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ये तुम्हारी बहन है। सालों पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया था ताकि तुम्हें कुछ हो ना। वो उसको गले से लगा लेती है। कहता है माँ आप जहाँ भी जाना प्लीज मुझे लेकर जाना। हर दिन रात अभी भी हर रोज अपनी वाइफ को याद करते। कहते हैं प्रिंसेस पता नहीं कहाँ चली गई। प्रिंस आ जाते हैं, कहते हैं तुमने अपने चेहरे पर ये क्या लगा रखा था? लेकिन इतनी देर में प्रिंसेस प्रिंस को बेहोश कर देती हैं। प्रिंस को अभी भी लग रहा था कि रात में उन्होंने प्रिंसेस को देखा, लेकिन सुबह उठते ही कहते हैं कि तुम कौन हो? कहती है कि मैं कोई भी हूँ, ड्रिंक पी लो। कहते हैं लेकिन लास्ट नाइट मुझे कुछ एहसास हुआ। कहती कुछ एहसास नहीं हुआ और जो कुछ भी हो उसे भूल जाओ। रोर को पता चलता है कि जो प्रिंस है उन्होंने कल रात फिजिशियन के साथ बिताई। कहती है कि ये बदतमीज तो आगे ही बढ़ती जा रही है। भाई बहन आपस में खेल रहे होते हैं, वो बोल रही होती है ब्रदर ब्रदर ब्रदर। तो रोर को पता चल जाता है कि
जो फिजिशियन है वही असली प्रिंसेस है। कहती है कि ठीक है, इसका खात्मा करना ही पड़ेगा। रोर ने क्या किया था ना, उसके रूम में ग्रीन मोती रखवा दिया था। अब यहाँ पर फिजिशियन कहती है मेरा रूम चेक हुआ है तो फिर रोर का रूम भी चेक होना चाहिए था, और उसके रूम से वो ग्रीन मोती मिल जाता है। कहती है कि मैंने ये सब नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया, हाँ मुझ पर यकीन कीजिए। कहते कभी यकीन नहीं कर सकता तो मैं इसका रिग्रेट होगा। दूसरे दिन जाती है, कहती है मुझे माफ कर दीजिए, कल जो भी मैंने किया। कहती है मैजेस्टी आप इसे पी लीजिए, इसे पी लीजिए। जैसे प्रिंस पीते हैं ना, उसको पीकर बेहोश होने लगते। कहते पता नहीं मुझे क्या हुआ है। सिन्हा कर चेक करती है, कहती है इन्हें पॉइजन दिया गया है, कोई बात नहीं, मैं इन्हें ठीक कर सकती हूँ। अभी रोर को पता चल जाता है कि फिजिशियन उन्हें सही कर रही है। प्रिंस को भी पता चल जाता है कि ये उसकी प्रिंसेस है। रोर आती है, कहती है कि तुम प्रिंस को मारने की कोशिश कर रही हो, वे मैंने अपनी आंखों से देखा है। पीछे से सैनिक आता है, कहता है मैंने भी अपनी आंखों से देखा है कि तुम उसे मारने की कोशिश कर रही थी। कहती है नहीं नहीं, मैंने कभी मारने की कोशिश नहीं की। चाकू निकालती है और जाती है प्रिंस उसको मारने के लिए, लेकिन प्रिंसेस को बचा लेते हैं। कहते हैं इसे तुरंत ले जाकर जेल में डाल दो, और आज तक इसने जो कुछ भी किया है ना, इसकी सजा इसको मिलनी ही चाहिए। प्रिंसेस बेहोश हो गई होती तो प्रिंस बहुत खुश होते हैं कि सालों बाद आखिरकार तुम मुझे मिल गई, फिर मुझे छोड़कर मत जाना। कहते रोर से मिलने के लिए। रोर बहुत गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। कहती है नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं छीना, अब मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। कहती वापस आ जाओ, वापस आ। प्रिंसेस अपने दोनों बच्चों से कहती है कि मैं इस वर्ल्ड की नहीं हूँ, मैं दूसरे वर्ल्ड की हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तुम दोनों कहते हैं हाँ, जहाँ मेरी माँ रहेंगी वहीं हम दोनों रहेंगे, हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। कोई भी दुनिया हो, कैसी भी दुनिया हो, छोटा मोटा कुछ भी। देखते हैं उन्हें लेटर मिलता है, पता चलता है कि प्रिंसेस ने लिखा है कि वो ये दुनिया ही छोड़कर जा रही है। प्रिंस कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और प्रिंसेस अपने दोनों बच्चों के साथ मॉडर्न एरा में चले जाते हैं। कहते हैं कि माँ अब हम दोनों ना आपकी हमेशा देखभाल करेंगे और आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। तो कुल मिलाकर वो प्रिंस को छोड़कर चली गई। उसने अच्छा किया या नहीं किया, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।